हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम सी से थोड़ा सा एक कदम आगे जाएंगे और दो चीजें आज पढ़ेंगे। पहला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। दूसरा, सी प्लस प्लस को थोड़ा सा हम तरीके से इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पहले समझते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग देखने से भी पहले हमें ये देखना चाहिए कि पैराडिग्म क्या होता है। पैराडिग्म का मतलब होता है वे, किसी काम को करने का एक तरीका होता है। तो पैराडिग्म बस वो तरीके का ही इंग्लिश वर्जन है। पैराडिग्म का मतलब तरीका, आपका कौन सा वे है, किस वे से हम किसी काम को कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शन को एक्चुअली क्या कहते हैं, फंक्शन को ही प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन को ही प्रोसीजर कहा जाता है। तो आपने सी में देखा, सी में क्या कर रहे थे, हम बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे और फंक्शंस को कॉल कर रहे थे, उसके थ्रू हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था। राइट, तो सी एक कैसा लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। व्हाई? बिकॉज ये प्रोसीजरल पैराडिग्म को प्रयोग करता है, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजरल वे में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को एक और नाम से जाना जाता है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। ठीक है, सीक्वेंशियल क्यों? इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोसीजरल या सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को अपनाता है, उसमें क्या होता है, आप इंस्ट्रक्शंस लिखते जाते हैं लाइन वाइज लाइन। और प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन कहां से शुरू करेगा, पहले लाइन से। जाहिर सी बात है, सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होता है मेन से। तो आप मेन से कोड लिखना शुरू करते हो और वहां से लाइन वाइज लाइन ये एग्जीक्यूशन शुरू होता है, पहला, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। देख रहे हो आप, एक सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन चल रहा है। राइट, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज कॉल्ड सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो सी में हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का प्रयोग करते हैं, या प्रोसीजरल का प्रयोग करते हैं, या फंक्शनल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सी जो है पूरी तरह से फंक्शंस पे आधारित है या प्रोसीजर्स पे आधारित है। एक और बात, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है। टॉप टू बॉटम, यानी कि जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो कैसे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे होता है, टॉप टू बॉटम। देखो, टॉप से शुरू हुआ और बॉटम तक, लास्ट लाइन तक ये एग्जीक्यूशन चल रहा है, इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। हो क्या रहा था, शुरू में इसी तरीके की प्रोग्रामिंग होती थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म से ही प्रोग्राम लिखे जाते थे। बट होता क्या था कि इसमें बहुत सारे लाइंस हो जाते थे। दूसरी बात, प्रोग्राम सही से स्ट्रक्चर नहीं हो पाता था। कई बार मान लो 50 पेज का कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, 50 सी फाइल्स हैं उसमें, और कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर बन गया और कहीं पे बग आ गया, तो क्या होता था, फिर बहुत सारे फाइल्स को सर्च करना पड़ता था, कौन से लाइन में प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती थी। सेपरेशन बहुत कम हो पाता था, कोड रीयूज नहीं हो पाता था, हमें एक ही कोड को हो सकता था कई बार लिखना पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी इसमें। प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली कहेंगे, ये एक तरीके से मैनेज, जब बड़ा हो जाता था प्रोग्राम तो मैनेज करने में प्रॉब्लम देता था। इसके अपने फायदे हैं, बट ये प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट करता था। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, मैथमेटिक्स ने एक नया पैराडिग्म ढूंढा या बनाया। ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखो आप, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, ये पीपी छोड़ रहा हूं मैं। पैराडिग्म मतलब एक दूसरा तरीका प्रोग्राम को लिखने का, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम को लिखने का तरीका एक दूसरा। क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए वो लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि जिस पैराडिग्म में सारा का सारा ध्यान ऑब्जेक्ट पर हो। ध्यान रखना, ओरिएंटेड का मतलब है उस तरफ झुकाव। तो सारा का सारा प्रोग्राम का आपका जो झुकाव होगा वो कहां होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो ऐसे पैराडिग्म को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी। रियल वर्ल्ड में, रियल टाइम कहना से अच्छा है रियल वर्ल्ड कहा जाए। रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप मान लो आप एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो बैंकिंग में जो अकाउंट है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, क्योंकि अकाउंट एक पर्सन का होगा, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो अकाउंट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। और इस अकाउंट के पास क्या होगा, कुछ इसके फीचर्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब होता है फीचर्स।
इसकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसके पास एक नाम होगा, इसके पास एक अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, इसका टाइप होगा सेविंग है कि करंट है, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। दूसरी बात, इसके पास क्या होगा, इसके पास कुछ मेथड्स होंगे, कुछ फंक्शनैलिटी होगी। फंक्शंस को यहां पर मेथड्स कहा गया। मेथड्स मतलब कैसे, क्रेडिट करना ये एक मेथड है इसका, डेबिट करना, ठीक है, ये एक मेथड है इसका, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, ये इसका एक मेथड हो गया। तो ऑब्जेक्ट को देखो आप, इससे आपको क्या पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा एंटिटी हो जाएगा प्रोग्राम में जिसके पास कुछ अब उसके गुण होंगे और वो कुछ एक्शंस ले पाएगा। जैसे हम लोग ह्यूमन है रियल में, तो हमारी कुछ एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज हैं, 2 आंख है, नाक है, कान है, इस तरीके से, और हमारे पास तमाम क्या है, फीचर्स हैं। हम बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास फंक्शनैलिटीज, हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और दूसरे कई सारे काम कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कहां पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के थ्रू। क्लास क्या करता है, क्लास ब्लूप्रिंट है इसका, यानी कि आपने एक अकाउंट नाम का क्लास बना दिया, उसमें सब चीजें डिफाइन कर दी कि इसके पास ये एट्रीब्यूट होगा, ये इसके पास फीचर होगा। अब बस आपको क्या करना है, इस क्लास को यूज करके आप इस क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। जैसे पर्सन नाम का एक क्लास है, फॉर एग्जांपल समझो आप पर्सन। अब इस पर्सन क्लास के पास फीचर्स हैं कि इसमें फीचर डिफाइंड है कि इसके पास 2 आंख होंगे, एक नाक होगा, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पांव होंगे, इस तरीके के फीचर्स डिफाइन कर दी। उसके बाद चल सकेगा, दौड़ सकेगा, हंस सकेगा, खा सकेगा, ये सब इसमें क्या डाल दिए, मेथड्स डाल दिए गए। अब इसके आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लाइक राम, श्याम, मोहन, सीता, समझ रहे हो बात। तो अब इस पर्सन क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स आप बनाइए और हर ऑब्जेक्ट के पास ये सारे फीचर्स और मेथड्स होंगे, समझ रहे हो आप बात। तो एक तरीके से मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी चीज को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनता, ऑब्जेक्ट बनता है क्लास की मदद से। हम पहले क्लास डिफाइन करते हैं और फिर उस क्लास के हम क्या इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, उसका प्रतिरूप। तो इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, दोज इंस्टेंसेस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। और फिर इन हर ऑब्जेक्ट के पास अपना फीचर है, अपना क्या है, मेथड्स हैं, और उनका यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपने बस क्लास में कोड लिख दिया और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। देखो कोड रीयूजेबिलिटी हो गई, कोड रीयूज कर रहे हैं हम, एक बार में बस हमने क्लास डिफाइन किया और उसके जितने चाहे हम उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात, मेथड्स ये सब हमें एक बार लिख दिए, बस हम उसको कॉल करना है और वो काम होता रहेगा। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो मॉड्यूलर हो जाता है। मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूल्स में बढ़ जाता है प्रोग्राम। अकाउंट मॉड्यूल अलग हो गया, लाइब्रेरी मॉड्यूल अलग हो गया, समझ रहे हो। आप अपने प्रोग्राम को अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। अब कभी बग आया, कोई प्रॉब्लम आई, देखो प्रोग्राम में आए किसी प्रॉब्लम को बग कहते हैं। जैसे आपका प्रोग्राम चल ठीक रहा है बट आंसर गलत दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे, बग। और बग को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक टर्म डीबग। आपके प्रोग्राम से किसी प्रॉब्लम को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं डीबगिंग। ये भी कई बार पूछ दिया जाता है तो इसको ध्यान रखना है ना। तो अब आपको आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आपने बड़ा सा लिखा हुआ है 10, 20, 50 पेज का, आपको कहीं इशू आया तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है किस मॉड्यूल के कारण आ रहा है, तो आप डायरेक्ट उस मॉड्यूल में जाओगे। अकाउंट सेक्शन से आ रहा है तो अकाउंट में जाओगे और बस वहां कुछ चेंजेस किए, और वो भी चेंजेस एक ही जगह करना है, केवल क्लास में या रिलेटेड किसी फंक्शन में, और आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रोसीजरल वाले से बहुत आसान हो गया यहाँ पर डिबगिंग करना, मैनेज करना, स्केल करना। स्केल मतलब बढ़ाना, बाद में कोई नया फीचर ऐड करना है, ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई। ठीक है, तो ये एक मैंने ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया वो मैंने आपको यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेना थोड़ा। ऊप क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही ऊप कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, इजियर टू एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम का साइज भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब आपने कोड रीयूज करना शुरू कर दिया ना। ठीक है, क्लियर डेटा स्ट्रक्चर इसमें रहेगा, क्योंकि देखो आपने क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, इससे एकदम डेटा स्ट्रक्चर क्लियर है आपके प्रोग्राम में क्या क्या चीजें कैसे स्टोर है। ठीक है, और डू नॉट, ये देखो ड्राई एक कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, इसका फुल फॉर्म है डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब आप एक कोड को एक ही बार लिखो। आपको ऐसे प्रोग्राम लिखना चाहिए कि आपने एक बार किसी फंक्शन या किसी कोड को लिखा तो उसको आप बार बार रीयूज कर पाए, उसी कोड को बार बार ना लिखना पड़े आपको। ठीक है, और रीयूजेबल एप्लीकेशंस आप इसके थ्रू बना सकते हो। तो ये क्या है, ऊप के फायदे हैं कुछ। ठीक है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट में बटा होता है। देखो क्लासेस क्या है, जैसे एक क्लास बनाया हमने फ्रूट,
तो अब इस क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एप्पल, बनाना, मैंगो, सब फ्रूट्स हैं, राइट। सब में कुछ कुछ फीचर्स होंगे, समझ रहे हो। उसी तरह कार हमने एक क्लास बनाया, अब इस कार के तमाम मॉडल हो गए, वोल्वो का कार, ऑडी का कार, टोयोटा का कार, समझ रहे हो आप बात। तो क्लास एक क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, किसका, ऑब्जेक्ट्स का। ब्लूप्रिंट मतलब टेम्पलेट है, आप क्लास में ही ऑब्जेक्ट के सारे फीचर, सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हो। अब बस इस क्लास का एग्जांपल्स क्रिएट करते हो, आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो और ये ऑब्जेक्ट ही रियली में एक्चुअली में आपके प्रोग्राम में फ्लो कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्लास एक्टिव नहीं होता, क्लास एक क्या है, एक तरीके का बस टेम्पलेट है, बस आपने एक बार डिफाइन कर दिया। इसको यूज करके एक्चुअल में एक्शन में कौन होता है, ऑब्जेक्ट। एक्टिव कौन रहेंगे आपके प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट। क्लास एक क्या है, पैसिव एलिमेंट होता है, बस ये ऑब्जेक्ट के फीचर्स को डिफाइन करता है। समझ गए आप बात। देखो ये लिखा हुआ है, क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट के तमाम डेफिनेशन दिए जा सकते हैं, क्लास को भी तमाम डेफिनेशन दिए जा सकते हैं। क्लास को ऑब्जेक्ट के टर्म में डिफाइन किया जाता है, ऑब्जेक्ट को क्लास के टर्म में। क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी। ये सब तमाम चीजें क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए कहा जाता है, ठीक है। देखो अब ये क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल है सी प्लस प्लस में। अच्छा, सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं। सी जब बना, सी कैसा था, प्रोसीजरल, ठीक है। प्रोसीजरल, सी बहुत सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, नो डाउट। आज भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है सी, फास्टनेस के मामले में और लो लेवल, हार्डवेयर लेवल तक जो इसके पास कंट्रोल है, ये और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। तो सी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सी प्लस प्लस की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या हुआ कि सी कैसा था, प्रोसीजरल। और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया तो सी में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया गया। तो उसका एक नया बिग ब्रदर कहें या एक्सटेंडेड वर्जन बना सी प्लस प्लस। तो ये जो प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने देखा होगा। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये सी का नेक्स्ट वर्जन है, सी का ही ये नेक्स्ट वर्जन है। तो सी प्लस प्लस दोनों टाइप का लैंग्वेज है, प्रोसीजरल भी है क्योंकि ये सी से बना है, तो सी के सारे फीचर इसमें है। जितने भी हमने पुराने वीडियोस में सी के बारे में पढ़ा, वो सारे के सारे सी में, सी प्लस प्लस में भी काम करेंगे। उसके साथ साथ ये इसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी है। समझ गए बात। मतलब सी प्लस प्लस में आप नॉर्मल फंक्शन के थ्रू भी प्रोग्राम रन कर सकते हो और अगर आप चाहो तो क्लास और ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सी में क्लास का प्रयोग आप नहीं कर सकते थे, ध्यान रखना, क्लियर है। सी प्लस प्लस में आप कर सकते हो। सी प्लस प्लस में उसके अलावा जैसे सी में क्या था, प्रिंट एफ फंक्शन था, राइट। बट सी प्लस प्लस चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अपना लिया, तो उसके बाद इसमें नए कुछ कुछ फीचर्स डाले गए, जैसे सी आउट, ये ऑब्जेक्ट बनाया गया, इसके थ्रू आप डायरेक्टली कुछ चीजें प्रिंट कर सकते हो। ये प्रिंट करने का ऑपरेटर सी आउट ऐसे लिखोगे ना, और इसके बाद जो कुछ लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम देखोगे ना, उसमें प्रिंट एफ प्रयोग नहीं हो रहा होगा। लेकिन सी प्लस प्लस में आप प्रिंट एफ प्रयोग कर सकते हो, ऐसा हटाया नहीं गया, सी के किसी फीचर को हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो एक छोटा सा सी प्लस प्लस के बारे में मैंने एग्जाम्पल बता दिया। दूसरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है, उसमें एक है जावा। देखो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी चल जाएगा। अगर आप कोई प्रोग्राम प्रोसीजरल वे में लिख रहे हो C++ में, आपने क्लासेस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया, तो भी C++ उस प्रोग्राम को रन कर देगा, ठीक है। इट मींस कि ये ऊप के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह फॉलो नहीं करता। ऊप का कॉन्सेप्ट है कि आपका प्रोग्राम ऑब्जेक्ट और क्लास के आधार पर ही चलना चाहिए, समझ रहे हो बात। लेकिन जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है, इसमें बिना क्लास और ऑब्जेक्ट बनाए आप एक भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। यानी कि इसमें प्रोसीजरल वे में आप प्रोग्राम रन नहीं कर सकते जावा में। इसलिए जावा को क्या कहा जाता है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी और C++ के बाद कोई जो पॉपुलर लैंग्वेज हुआ है वो जावा ही हुआ है, ठीक है। जावा एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी मदद से आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर बना सकते हो, हार्डवेयर लेवल के कोड लिख सकते हो। मीन्स हार्डवेयर लेवल जैसे आपके वॉशिंग मशीन में जो चिप लगे होते हैं वो कंट्रोल करता है टाइमर, फ्रिज में कुछ टाइमर लगे रहते हैं, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स में आते हैं प्रोग्राम्स, वो सब भी जावा में लिखे जाते हैं। C++ में भी लिखे जाते हैं, जावा में भी लिखे जाते हैं। उसके अलावा जावा का एक वर्जन है JSP, जावा सर्वर पेजेस। ये ध्यान रखना, मैं आपको यहीं पे इंफॉर्मेशन जावा के बारे में दे रहा हूँ। जावा का मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। JSP कहते हैं जावा सर्वर पेजेस। इसकी मदद से वेब साइट्स बनाए जाते हैं, वेब पेजेस बनाए जाते हैं JSP की मदद से। ये जावा का ही एक वर्जन है, मतलब जावा का ही वेब
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। कौन? JSP, जावा सर्वर पेजेस। इसकी मदद से वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जावा का प्रयोग एप्लेट्स बनाने में किया जाता है। एप्लेट्स क्या होते थे? बहुत पहले यूज होते थे, आजकल बंद हो गए इसका यूज। शुरू में जब वेबसाइट्स बनने शुरू हुए थे और वेबसाइट्स पे कुछ कुछ चीजें एनिमेशन दिखाना शुरू हुआ था, उस समय एप्लेट्स जावा में बनाए जाते थे। एप्लेट्स क्या होते थे? स्मॉल इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स होते थे। इंटरैक्टिव मतलब जैसे यूजर ने कुछ बटन क्लिक किया तो वहां कुछ हो जाएगा, फिर कुछ किया तो कुछ हो जाएगा, इस तरीके के प्रोग्राम्स कौन होते थे? एप्लेट्स। इनको हम क्या कहते थे? एप्लेट्स। तो ये जावा में लिखे जाते थे और वेब पेज में इसको यूज किया जाता था एज अ मीडिया, ठीक है। एप्लेट्स को, इन एप्लेट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते थे, अपने अपने लोकल कंप्यूटर पे भी चला सकते थे। जहां जहां जावा रहेगा वहां वहां एप्लेट्स चलेंगे। तो कई बार एप्लेट्स के बारे में पूछा जाता है, तो ये जावा में ही बनते थे, ठीक है। और किस में यूज होते थे? वेब पेजेस में। क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन C++ और जावा के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। जावा का मैं आपको एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, मैं जावा के कोड में जाऊंगा भी नहीं। जावा बस इतना ही, जितना था मैंने बता दिया, इतने से ही क्वेश्चंस आएंगे। अब हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल है C++ में किसका? क्लासेस का। मैं प्रोसीजरल पार्ट का नहीं दे रहा हूं एग्जांपल, क्योंकि वो हम ऑलरेडी C में देख चुके हैं। ये क्या है? एक एग्जांपल है किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का। देखो इसमें हमने एक क्लास बनाया कार नाम का, और इसमें हमने इसको स्पेसिफाई किया कि पब्लिक एरिया है। इसमें हमने इसके फीचर्स बताए कि क्या है, ब्रांड होगा इस कार के पास, एक मॉडल होगा, दोनों स्ट्रिंग टाइप के। हाँ, दूसरी बात एक और, C++ में एक नया डेटा टाइप जोड़ा गया, स्ट्रिंग। जैसे C में स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप नहीं था, राइट, लेकिन C++ में स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप जोड़ दिया गया। ये स्टिल एक कैरेक्टर एरे की तरह ही काम करता है, बट अब इसको हैंडल करता है कौन? C++ इंटरनली। आपको अलग से कैर टाइप का एरे बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग के थ्रू, स्ट्रिंग लिखकर, स्ट्रिंग मींस एक डेटा टाइप बन गया, अब आप एक डायरेक्ट स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, C++ में। और हमने इसके देखो 3 फीचर बना दिए, मतलब इस कार के पास 3 मॉडल, ब्रांड और ईयर, 3 फीचर्स होंगे। और देखो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? क्लास का नाम, जो क्लास आपने बनाया, और फिर आपने ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ ये आप देते हो ऑब्जेक्ट का नाम, ये क्लास का नाम भी आप ही डिफाइन करते हो, और फिर ये जो इसके ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट का भी नाम आप ही डिफाइन करते हो, और इसके फीचर्स को स्ट्रक्चर जैसे एक्सेस करते हैं। स्ट्रक्चर में कैसे मेंबर्स को एक्सेस करते थे, वैसे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसके फीचर का नाम, और उसमें आपने कुछ स्टोर कर दिया, चूंकि स्ट्रिंग है तो हम स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग। मॉडल में कुछ किया, ईयर में कुछ किया, और आप उसको एक्सेस, देखो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ये पहला ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट, तो ये कार ऑब्जेक्ट की वैल्यूज अलग चलेंगी, ठीक है। ये हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये देखो इसमें दूसरे फीचर्स हैं, राइट। और अब आपको प्रिंट करना है तो कैसे? स्ट्रक्चर जैसे ही। यहाँ पर मैंने बताया था आपको Cout नाम का जोड़ा गया था प्रिंट करने के लिए। Cout, ये प्रिंट के लिए इस Cout का ही ऑपरेटर है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट 1 का ब्रांड, ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर जैसा आपको दिख रहा होगा, बट इसमें क्लास में क्या फायदा होता है? स्ट्रक्चर में क्या होता था? खाली आप केवल डेटा को ही स्टोर कर सकते थे, बट क्लास में आप इसके साथ फंक्शंस भी लिख सकते हो। फंक्शंस को क्लास में मेथड्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके पास एक ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो आप मेंबर फंक्शन, आपको मैंने बता दिया था इसमें कि एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब क्या है? इसके फीचर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें इसके क्वालिटी, इसके अलग अलग डिटेल्स स्टोर आप करोगे, किसके? ऑब्जेक्ट के, ब्रांड, मॉडल, ये इस तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। अब जो मेथड्स मैं कह रहा हूं उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है? मेंबर फंक्शंस। क्या कहा जाता है? मेंबर फंक्शंस, मेथड्स। तो हर क्लास का एक क्या हो सकता है? एक अपने पास फंक्शन हो सकता है। जैसे देखो ये क्लास मैंने बनाया माई क्लास नाम का, और इसमें ये एक फंक्शन बनाया मैंने माई मेथड नाम का। तो ये जो फंक्शन है, अब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं हुआ, चूंकि ये क्लास के अंदर डिफाइंड है, अभी नॉर्मल फंक्शन ना होकर के क्या हो गया? मेंबर फंक्शन। किस क्लास का? इस क्लास का मेंबर फंक्शन हुआ, और इस मेंबर फंक्शन को इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है। आप विदाउट ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो आप बात? तो इस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो देखो पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया, माई क्लास माई ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, अब इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। समझ रहे हो बात? देखो कैसे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, कुछ फीचर्स दिए जाते हैं और उसको फंक्शनैलिटी दी जाती है, एक्शन लेने की काबिलियत दी जाती है इन मेथड्स के थ्रू। तो इनको कई बार मेथड भी कहा जाता है। देखो देखो यहां लिखा मेथड या फंक्शन, ठीक है, और इसी को मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है। तो क्लास का जो फंक्शन होता है उसे मेंबर फंक्शन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो मेंबर फंक्शन है वो 2 तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। पहला तरीका जो है वो ये है, देखो ये वाला। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप मेथड को
क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया आपने कि ये क्या करेगा। यहां पर जस्ट हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफाइंड इनसाइड द क्लास, आपने क्लास में ही डिफाइन कर दिया। एक दूसरा तरीका है कि अगर मान लो आप क्लास का जो डेफिनेशन है उसको छोटा रखना चाहते हो, कॉम्पैक्ट, तो आप इस क्लास को बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, तो आप इस मेथड को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? देखो इस वाले एग्जांपल में देखो, आपने क्लास बनाया और यहां पर केवल आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया। देखो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। मैं पहले नहीं इस सब चीजों की डिस्कशन कर चुका हूं। इसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। हमने अभी इसको डिफाइन नहीं किया। डिफाइन कब होता है? जब इसकी बॉडी लगेगी इसमें। तो हमने केवल यहां डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि इस क्लास में ये एक फंक्शन मेंबर फंक्शन है, और बाहर कहीं देखो इसकी क्लास यहां खत्म हो गया। देखो स्ट्रक्चर जैसा क्लास के पास भी ये सेमीकोलन होता है, देखो है ना, ये खत्म करते समय। ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। और क्लास के बाहर कहीं जाकर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया, तो अब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है कि आप जाकर डायरेक्ट वॉइड ऐसे लिखकर डिफाइन कर दोगे। आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आपने क्या बोला? वॉइड ये फंक्शन का टाइप है, उसके बाद माई क्लास, और ये ऑपरेटर आपने यूज किया। देखो क्लास नेम के बाद जो क्लास नेम आपका है पहले वो लिखा उस क्लास को, उसके बाद ये ऑपरेटर यूज किया। ये एक ऑपरेटर, इसको क्या कहते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये नाम याद रखना, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आपने बताया कि ये जो माई मेथड है इस क्लास का है, और फिर आपने उसकी बॉडी लिखी, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। ये कैसा डेफिनेशन हुआ? आउटसाइड द क्लास आपने डिफाइन किया। तो आप मेथड्स को इनसाइड क्लास भी डिफाइन कर सकते हो, आउटसाइड क्लास भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर आप आउटसाइड क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो पहले आपको यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप सोचो ये वाला लाइन हटा दें और यहां जाकर लिख दें ऐसे, तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये मना करेगा कंपाइलर कि मुझे इसका डिक्लेरेशन मिला ही नहीं। तो आपको पहले क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करना होगा एक लाइन में, उसके बाद आप इसको कहीं भी पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी इस तरह स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो। फिर ये कॉलिंग है, जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, क्योंकि मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। देखो ऊप का एक विशेष एक फीचर है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। मेथड मतलब, मेथड जब भी बोलूं समझ जाना क्लास से रिलेटेड है। एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, जिसका नाम उस क्लास के नाम जैसा ही होता है। देखो देख रहे हो, ये एक मेथड है और सेम जैसा क्लास का नाम है वैसा ही उस मेथड का भी नाम होगा। तो एक स्पेशल टाइप का मेथड जो कि जिसका नाम सेम होगा क्लास नेम जैसा, उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। दूसरी बात, इसके पास कोई टाइप नहीं होगा। देखो यहां पर नॉर्मली आप मेथड देखोगे तो मेथड को या फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहां टाइप बताना पड़ता है, वॉइड, INT, कुछ भी। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कोई टाइप की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पास किसी टाइप की जरूरत नहीं, वो केवल डायरेक्टली डिफाइन होता है अपने क्लास के नाम से, ठीक है। अब इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई पैरामीटर ना हो। देखो यहां पर हम इस वाले के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन में। तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक ही कंस्ट्रक्टर को दो तीन कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। जिसमें आपने कोई पैरामीटर लिया तो एक दूसरा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, इसमें ए पैरामीटर पास कर रहे हो आप, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, ये तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसमें कोई टाइप नहीं होता और इसका नाम सेम होता है जैसा क्लास का नाम है, ठीक है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो कब काम आता है? जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम आता है। यानी कि जब जब आप उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब तब ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा, अपने आप। कंस्ट्रक्टर नाम से पता चल रहा है ना, ये कंस्ट्रक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। तो आपको इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल होगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पर ये माई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, ये क्रिएट करते ही लिखा है ना, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। अपने आप ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, क्योंकि हमने इस कंस्ट्रक्टर में ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, अपने आप प्रिंट हो जाएगा इस लाइन के थ्रू। आपने कुछ दूसरी चीज नहीं की, आपने कोई माई ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, ये अपने आप कॉल होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एक खास तरीके का मेथड होता है जिसका नाम सेम क्लास नाम जैसा होता है, और जब जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस क्लास का, तब तब वो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर जनरली कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन का काम किया जाता है। इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मान लो कोई एनिमल क्लास बनाया आपने, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो आप उसको 4 पांव
आप चाहते हो कि जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बने तो उसके 4 पांव फिक्स हो जाएं, तो ये सब इनिशियलाइजेशन है। हर ऑब्जेक्ट को आप कुछ कुछ चीजें इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो वो काम यहां कंस्ट्रक्टर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या होता है जरा इसको देखो आप। शुरू में जब मैं क्लास के डेफिनेशन बता रहा था, क्लास का एग्जांपल, तो आपने देखा वहां पब्लिक लिखा हुआ था ना। तो एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ये 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये जावा में भी सेम होते हैं, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। देखो क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर, ये बताते हैं कि कौन सा पार्ट, क्लास का कौन सा पार्ट कितना एक्सेसिबल है। पब्लिक, अगर आपने पब्लिक स्पेसिफायर के थ्रू किसी चीज को क्रिएट किया है, देखो ये कैसे लिखा हुआ है, पब्लिक ऐसे लिख दिया, स्पेसिफायर मतलब एक्सेस स्पेसिफायर, और यहां पर ये कोलोन लगाना पड़ता है। उसके बाद आप जो कुछ लिखोगे ये इस स्कोप में आ जाएगा, पब्लिक स्कोप में। मतलब एक्सेस स्पेसिफायर मतलब समझ रहे हो ना, इसको एक्सेस कितना देना चाहते हैं। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या डिफाइन करता है कि इसको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल, कहीं भी कॉल कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट में केवल मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर आप इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाओ। देखो अभी मैं इस पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस आप ये 3 लाइनें इसके बारे में पढ़ लो। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के जो मेंबर्स होंगे, उससे डिफाइंड मेंबर्स, वो क्लास के आउटसाइड से भी एक्सेस किए जा सकेंगे। ठीक है, एक्सेस मतलब आप उनको यूज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। प्राइवेट मेंबर्स वो होंगे जो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। जैसे ये आपने इसमें y को प्राइवेट बनाया है, ये अब y केवल क्लास के अंदर ही यूज कर पाओगे, y को आप क्लास के बाहर ये नहीं जाएगा। देखो डेटा सिक्योरिटी आ गई ना, प्रोसीजरल में ऐसा नहीं था। आप डेटा को प्राइवेट में डेटा मेंबर अगर बना दोगे तो वो सिक्योर हो जाएगा, है ना। और आपको मालूम है कि डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इस डेटा को ही सबसे ज्यादा सिक्योर किया जाता है ना, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा सिक्योर होता है। और प्रोटेक्टेड इन दोनों के बीच का एक वे है एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, आपके जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेक्टेड से डिफाइंड हैं, वो क्लास के बाहर यूज नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जो इनहेरिटेड क्लास होगा, इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं। इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है। ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सब दूसरे क्या हैं, टर्म्स हैं, जिसको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ता है, बट फिलहाल मैं इन सबको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये सब डिटेल हो जाएंगे। बस आप नाम एक बार याद कर लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं क्या क्या, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और है डेटा हाइडिंग। देखो डेटा हाइडिंग तो यही हो रहा है, प्राइवेट अगर आपने किसी डेटा मेंबर को बना दिया तो वो हाइड हो जाएगा आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब इस क्लास के बाहर वो हाइड हो जाएगा। तो डेटा हाइड कर रहे हो ना आप, डेटा को सिक्योर कर रहे हो, तो ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या है, फीचर्स हैं। ये याद रखना, कई बार इसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो ये एक्सेस क्या थे, एक्सेस स्पेसिफायर, कई बार इनको एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहा जाता है। तो 3 है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। आप इनको एक एक लाइन थोड़ा देख लेना, बस इतना ही दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये था क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को चला के दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या होता है ये। ठीक है, एक C++ का छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। देखिए, एक ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है। एक्चुअली इसमें मैंने क्या किया है, आईओ स्ट्रीम, देखो जो सी में क्या था, stdio.h था ना, उसको C++ में iostream.h बना दिया गया है, और .h की अब जरूरत खत्म हो गई है। iostream, बस .h नहीं लिखना होता, iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसी में सारे इनपुट आउटपुट के नए फंक्शन है, सी आउट, सी इन। ठीक है, पहले हम इनपुट लेने के लिए scanf वगैरह का इस्तेमाल करते थे, अब C++ में सी इन का प्रयोग किया जाता है, आउटपुट देने के लिए सी आउट, कैरेक्टर आउट। ठीक है, तो अभी देखो आप, इसमें एक नेम स्पेस का भी प्रयोग C++ में किया जाता है। अभी हम इनके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। देखो मैंने क्लास बनाया रूम, इसके पास पब्लिकली 3 फीचर्स मैंने बनाए, 3 एट्रीब्यूट बनाए। इसके पास लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, हाइट। देखो एक रूम, एक रियल टाइम रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, है ना। एक रूम के पास क्या हो सकता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, राइट। तीनों चीज हमने दे दिया। और फिर इसके पास क्या फीचर्स हो सकते हैं, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने क्या लिखा, फंक्शन डिफाइन कर दिया।
डबल, चूंकि ये डबल टाइप का वैल्यू आउटपुट करेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया हो गया, और वॉल्यूम कैसे होगा, तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इस रूम से रिलेटेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखो ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया रूम, रूम 1। ठीक है, दूसरी बात इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है हमने। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर बनाते तो हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते, डायरेक्ट फंक्शन, सॉरी क्लास का नाम। ठीक है, मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, सी आउट ठीक है, आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अपने आप ये कॉल होगा, देखना। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपने फिक्स की। ये मेंबर फंक्शन, सॉरी मेंबर ऑपरेटर का प्रयोग करके हमने तीनों की वैल्यू फिक्स की, और उसके बाद हम देखो एरिया, रूम का एरिया कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या किया हमने, रूम 1 डॉट कैलकुलेट एरिया, हमने इसकी मेथड कैलकुलेट एरिया को कॉल कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, और जैसे हमने कॉल किया, देखो यहां पर हमने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नहीं दिया, ये क्या हुआ, ये गया यहां पर कॉल हुआ और डायरेक्टली इसके, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को क्या किया, उसने एक्सेस किया और उसको मल्टीप्लाई करके हमें लौटा दिया। समझ रहे हो आप? तो जितने आप रूम के ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, सबका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग होगा, सबके अपनी एंटिटी, सबका अपना स्टैटिक फीचर्स होंगे। समझ गए आप बात? उसी तरह आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया और शो कर दिया। देखो मैं इसको रन करता हूं, इसमें पहले देखो, पहले ये वाला प्रिंट हुआ ना, ऑब्जेक्ट इज, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एक ही लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिया। आपको पता है C++ में न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ता है। ठीक है, या फिर एंड एल भी दे सकते हो आप, फिलहाल मैं न्यू लाइन ही दे रहा हूं। और अभी फिर से एक बार रन कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो ये क्या था, जब आपने ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, अपने आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इसने ये प्रिंट किया। इसके बाद ये तीन चीजें डिफाइन हुई, इन सबसे कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि ये तो वैल्यू फिक्स हो रही है। उसके बाद देखो एरिया आ गया और ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। तो ये एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल है किसका, क्लास का। देखो अब कितना आसान हो गया। अब आप रूम, कितने भी रूम के ऑब्जेक्ट आप बनाते रहिए और सबके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग करके, और आप कैलकुलेट एरिया कर सकते हो। मतलब इनका एक प्रोग्राम में प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, समझ रहे हो आप बात? ये ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, मेंबर फंक्शन का, मेंबर मेथड्स का और मेंबर एट्रीब्यूट्स का मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा आपको क्या दिया, ओवरव्यू दिया। आई होप एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे बेसिक के तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।